देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लाइन फोकस प्रिंसिपल। आज के टॉपिक में हम लाइन फोकस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हम एक्स-रे ट्यूब के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक्स-रे ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एनोड कैथोड पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम एनोड स्ट्रक्चर की ओर चलने वाले हैं। तो देखिए, एक्स-रे ट्यूब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एनोड कहलाता है। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं बार बार ऐसे, तो इसके अंदर ये तो है कैथोड और ये है एनोड, जो कि एक्स-रे ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये एक्स-रे ट्यूब का क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, हम इस फिलामेंट को गर्म करते हैं। गर्म करने पर यहाँ पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको, इसके बाद हम एनोड और कैथोड के किनारों पर एक हाई जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इस हाई वोल्टेज के इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, प्लस और माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सारे इधर की ओर खींचे हुए चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आकर बॉम्बार्डमेंट करते हैं, इसकी ओर खींचे हुए चले जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हम फोकसिंग कप काम में लेते हैं। इस फोकसिंग कप के द्वारा हम जिस साइड और शेप पे चाहे उस साइड और शेप में इलेक्ट्रॉन बीम को इस एनोड या टारगेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले, लाइन फोकस प्रिंसिपल पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म जानना होगा, उसका नाम है फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट क्या होता है? देखिए, ये जो टारगेट एरिया है, जिसको हम एनोड भी बोल देते हैं और जिसे टारगेट भी बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट करते हैं, टक्कर करते हैं, इसलिए इसे हम टारगेट कह देते हैं। और ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट से तो इस टारगेट की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बजाय इसके कि इस पर इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर आकर गिरते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से आते हैं, तो टारगेट की साइज इतनी बड़ी है और इलेक्ट्रॉन एक कम दूरी पर आकर गिरते हैं। अगर इस टारगेट को आप सामने से देखोगे तो सामने से ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इसको इधर व्यू पॉइंट से देखें, जिधर से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन के इधर से जाके देखें तो आपको टारगेट सामने से ऐसे दिखाई देगा। और इस पर इलेक्ट्रॉन्स आकर इस तरह से बीच के पोर्शन पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं। इसके बीच के पोर्शन पर आकर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं। ये तो क्या हो गया, एनोड बोल दो इसको, चाहे आप इसे टारगेट बोल दो। और ये क्या कहलाता है, ये फोकल स्पॉट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फोकल स्पॉट। इसका मतलब फोकल स्पॉट क्या होता है? फोकल स्पॉट एक एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसको अगर आप इसकी डायमेंशन मापोगे तो इसकी लंबाई या चौड़ाई कुछ ना कुछ इसकी होगी, और लंबाई और चौड़ाई को आप गुणा करते हो तो वो क्या कहलाता है, वो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए, इसका मतलब फोकल स्पॉट का टारगेट की अगर फोकल स्पॉट की हम डेफिनेशन या परिभाषा देखिए तो वो क्या होगी कि टारगेट का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम आकर गिरती है, वो एरिया क्या कहलाएगा, फोकल स्पॉट कहलाएगा। जैसे हम नॉर्मली एसिस्टेंस लिखते हैं, जैसे 1 mm फोकल स्पॉट, 2 mm फोकल स्पॉट, तो ये नहीं होता। वास्तव में ये मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, मिलीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन जनरली हम इसको 1 mm 2 mm ऐसे मिलीमीटर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये एरिया होता है, ये क्षेत्रफल होता है, इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये ना, ये चीज आप इसको ध्यान रखना। ये फोकल स्पॉट का एरिया कहलाता है। तो फोकल स्पॉट क्या हो गया, टारगेट का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आकर बॉम्बार्डमेंट करते हैं, वो एरिया क्या कहलाएगा, फोकल स्पॉट कहलाएगा। वो एरिया क्या कहलाएगा, फोकल स्पॉट। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी ये क्या होती है, ये एक्सरे के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। एक्सरे के अंदर तो कितना परसेंट, मान लो आपने जितने इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, उसका कुछ ही भाग, कुछ ही पोर्शन एक्सरेज में कन्वर्ट हो पाता है। बाकी सारा पोर्शन लाइट में या जो थर्मल एनर्जी लाइट के अंदर या जो विजिबल लाइट में या हीट के अंदर आदि में कन्वर्ट हो जाता है। तो
इस काइनेटिक एनर्जी का लेस देन 1% हिस्सा ही क्या होता है, एक्सरेज के अंदर कन्वर्ट हो पाता है। बाकी 99% हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे एनर्जी की फॉर्म में, जैसे हीट आदि के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक्सरे ट्यूब अगर एफिशिएंसी देखें, एक्सरे ट्यूब की दक्षता देखें, तो एक्सरे ट्यूब एक्सरे प्रोडक्शन के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल भी दक्ष नहीं होती, इसकी दक्षता 1% से भी कम है। लेकिन फिर भी एक्सरे प्रोडक्शन का सबसे जो मेन जरिया होता है वो एक्सरे ट्यूब ही होता है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर इसी से हम एक्सरे प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये एक एफिशिएंट वे नहीं है, ये एक एफिशिएंट वे या दक्ष तरीका नहीं है, दक्षता नहीं होती। इसकी दक्षता 1% से भी क्या होती है, कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का 1% से कम हिस्सा ही क्या होता है, इसके अंदर कन्वर्ट हो पाता है एक्सरेज के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट हिस्सा हीट में कन्वर्ट होता है, कितना परसेंट हिस्सा एक्सरेज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आप ध्यान रखना 99% हिस्सा हीट में कन्वर्ट होता है और लेस देन 1% हिस्सा में क्या होता है, एक्सरेज के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो देखो, अब आप देखो, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर किस रूप में कन्वर्ट होगी, हीट के रूप में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब इस जितनी दूरी पर ये फोकल स्पॉट का एरिया है, इस एरिया के ऊपर एक सिंगल एक्सपोजर से बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। और टंगस्टन टारगेट की अवस्था के अंदर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरने पर यहाँ का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। कितना डिग्री, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक सिंगल एक्सपोजर से पहुंच जाता है। और आपको पता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने आपको बताया था 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इससे सिर्फ जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसके जो टेम्परेचर पहुंच जाता है उससे 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड ही ज्यादा होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी ये पिघल सकता है। अगर ये मान लो आपने जैसे ये दो टारगेट एरिया होगी, आप एक में फोकल स्पॉट आप छोटा सा रखते हो और दूसरे के अंदर फोकल स्पॉट ज्यादा रखते हो और एक्सपोजर समान है, तो इसके अंदर छोटे फोकल स्पॉट के अंदर तो जितनी भी एनर्जी होगी सारी इस छोटे से फोकल स्पॉट जितने एरिया के अंदर क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अगर आपने फोकल स्पॉट ज्यादा बड़ा रखा है तो यहाँ पर हीट क्या होगी, हीट का जो डिस्पर्सन होगा, हीट को जो फैलने के लिए क्या होगा, एक ज्यादा बड़ा एरिया मिल जाएगा। जहां पर मान लो आपने जो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे प्रैक्टिकली मान लो, कल्पना कर लो कि 100 जूल मान लो एनर्जी निकलनी है, हमने जैसे ऐसे निकल गई है, हमने मान लिया एक बार मानने के लिए 100 जूल है, तो ये 100 जूल इसके अंदर तो इतनी दूरी पर फैल रही है और इसके अंदर छोटे से एरिया के अंदर फैल रही है, तो ज्यादा पिघलने की संभावना किसकी होगी, स्मॉल फोकल स्पॉट के पिघलने की संभावना ज्यादा होगी। इसका मतलब हमें एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान फोकल स्पॉट जितना ज्यादा बड़ा से बड़ा ले सकते हैं उतना ज्यादा ही बड़े से बड़ा फोकल स्पॉट हमें लेना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, देखिए मान लो आपने एक तो फोकल स्पॉट ये छोटा सा फोकल स्पॉट लिया है और एक ये बड़ा फोकल स्पॉट लिया आपने, और अगर इनके सामने दो एक समान ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज तो छोटा फोकल स्पॉट है तो सीधी सामने ऐसी कैसी इमेज बनेगी इसकी। और लेकिन यहाँ पर ये बड़ा फोकल स्पॉट है तो ये रे यहाँ से यहाँ पे आएगी, इसकी एक रे इस किनारे से इस किनारे पे भी आएगी क्योंकि फोकल स्पॉट का ज्यादा डायमेंशन है। तो देखो यहाँ पर क्या होगी, इसके इमेज के किनारे होंगे वो शार्प नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगी, एक न्यूरा बनेगी। ये क्या है, ये अम्ब्रा है यानी छाया। इसमें यहाँ पे स्मॉल फोकल स्पॉट की केस में देखो तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के जो किनारे होंगे वो एकदम से शार्प होंगे, लेकिन लार्ज फोकल स्पॉट, ये वाला लार्ज फोकल स्पॉट है, इससे जो एक्सरेज निकलेंगे उन एक्सरेज के किनारों पर क्या होगा, आपको एक परती छाया भी दिखाई देगी, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरा। अम्ब्रा यानी होगी छाया, न्यूरा नहीं होगी, ये होगी परती छाया होगी, तो ये दिखाई देगी। इसलिए अगर आपको रेडियोग्राफिक डिटेल अच्छी लेनी है तो इसके अंदर देखो स्मॉल फोकल स्पॉट हमने लिया है, इसके अंदर रेडियोग्राफिक डिटेल आपको
रेडियोग्राफिक डिटेल आपको गुड मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और इसके अंदर क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, आपके किनारे साफ नहीं होंगे, आपको रेडियोग्राफिक डिटेल ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आप जितना छोटे से छोटा फोकल स्पॉट ले सकते हो उतना छोटे से छोटा फोकल स्पॉट लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पर दो कॉन्फ्लिक्ट हो गए ना। अगर एक्सरे ट्यूब की लाइफ आपको बढ़ानी है, एक्सरे ट्यूब ज्यादा लंबी चले, उसका टारगेट पिघले नहीं, तो उसके लिए आपको फोकल स्पॉट क्या लेना चाहिए, बड़े से बड़ा। और आपको रेडियोग्राफिक डिटेल अच्छी चाहिए तो आपको फोकल स्पॉट क्या लेना चाहिए, छोटे से छोटा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये विरोधाभास है। इस कॉन्फ्लिक्ट या विरोधाभास को 1918 में लाइन फोकस प्रिंसिपल के द्वारा दूर किया गया। कब किया गया, 1918 में। इसे इस कॉन्फ्लिक्ट को 1918 में लाइन फोकस प्रिंसिपल के द्वारा दूर किया गया। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे ये टारगेट है और ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट से, इसमें क्या कहते हैं, इसमें एनोड, लाइन फोकस प्रिंसिपल में एनोड को सीधा न रख के एनोड को कुछ एंगल दे देते हैं। मैं सदा इसको एनोड को एंगल देके इमेज बना रहा हूं, लेकिन मान लो पहले एनोड इस तरीके से होता था और ये इस तरह से क्या होता है, फिलामेंट होते हैं। देखो एक्स, अब आगे की क्लास में देखेंगे कि एक्सरे का प्रोडक्शन जैसे ये बनाया तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन एक पर डायरेक्शन के अंदर होगा, किसी डायरेक्शन में कम, किसी डायरेक्शन के अंदर ज्यादा होता है। ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एनोड को जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उस इलेक्ट्रॉन बीम के परपेंडिकुलर जैसे एनोड है तो इसके सापेक्ष इसको कुछ एंगल दे देते हैं, इसके सापेक्ष क्या करते हैं, कुछ एंगल दे देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल है, इसके वर्टिकल हमने एक लाइन खींची, ये इससे हमने क्या किया, इसको एक एंगल दे दिया और ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनोड एंगल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एनोड एंगल कहा जाता है। और एक्सरे के अगर इलेक्ट्रॉन के व्यू पॉइंट से देखें तो ये सामने वाली लाइन ये क्या कहलाएगी, ये इसका फोकल स्पॉट कहलाएगा। ये जितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर गिर रहा है, ये इसका क्या होगा, फोकल स्पॉट। इसे एक्चुअल फोकल स्पॉट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट कहते हैं इसको। और एक्सरेज क्या होंगे, एक्सरेज नीचे की ओर जाएंगे इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे एक्सरे प्लेट या पेशेंट के व्यू पॉइंट से देखें तो ये वाला एरिया क्या हो, इतनी सी दूरी से एक्सरे आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये वाला फोकल स्पॉट क्या कहलाएगा, ये एपरेंट फोकल स्पॉट कहलाएगा, यानी आभासी फोकल स्पॉट, या इफेक्टिव भी आपकी यही होगा, या क्या कहलाएगा, ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहलाता है। तो देखो एनोड लाइन फोकस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर कि हमने जो फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी गिर रही है वो अगर इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन से देखें तो एक्चुअल फोकल स्पॉट, और हम जो पेशेंट है इस पेशेंट की तरफ से देखें जहाँ पे लेटा, जहाँ पे आपका इमेज रिसेप्टर है, उधर से अगर हम देखें तो आपको ये छोटा दिखाई देगा, ये क्या कहलाता है, एपरेंट फोकल स्पॉट या इफेक्टिव फोकल स्पॉट। अब देखिए फोकल स्पॉट है, इस फोकल स्पॉट की साइज एंड शेप किसके द्वारा निर्धारित होती है, डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा निर्धारित होती है, फोकल स्पॉट की साइज और शेप। देखिए जैसे मैंने आपको इसके फ्रंट से बताया था कि फोकल स्पॉट मैंने आपको इस तरह से बताया था कि ये एक स्क्वायर शेप में होगा, लेकिन अगर जरूरी थोड़ी ऐसे होगा, फोकल स्पॉट ऐसे भी हो सकता है, या फोकल स्पॉट एक रेक्टेंगल के रूप में भी हो सकता है, और ये रेक्टेंगुलर क्या हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो फोकल स्पॉट की साइज एंड शेप किस पर डिपेंड करती है, इस पर आकर गिरने वाली इलेक्ट्रॉन बीम पर। डिटरमाइन किसके द्वारा निर्धारित होती है, फोकल स्पॉट की साइज और शेप, इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप पर, इलेक्ट्रॉन बीम साइज एंड शेप पर फोकल स्पॉट की। तो फिर इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप किस पर निर्भर करती है, साइज एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम,
डिटरमाइंड बाई किसके द्वारा निर्धारित होती है? फोकल स्पॉट की साइज और शेप तो इस इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा निर्धारित होती है। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप को कौन निर्धारित करता है? तीन चीजें निर्धारित करती है, डायमेंशन ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की डायमेंशन, यानी फिलामेंट आपका कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसकी जो डायमीटर कितना है टंगस्टन वायर का, उसकी लेंथ कितनी है, ये इस पे पहले इस पे डिपेंड करता है। दूसरी साइज एंड शेप ऑफ फोक्सिंग कप, फोक्सिंग कप की साइज एंड शेप पे, फोक्सिंग कप की साइज कैसी है? फोक्सिंग कप आपका इस तरह का है, देखिए फोक्सिंग कप, ये जैसे फोक्सिंग कप है, ये फोक्सिंग कप अगर आपका इस तरह का है तो इसके अंदर फिलामेंट ऐसे लगा होगा, अगर फोक्सिंग कप सर्कुलर है तो इसके अंदर फिलामेंट ऐसे लगा होगा। तो फोक्सिंग कप की साइज पर निर्भर करती है। और थर्ड है पोजीशन ऑफ फिलामेंट ऑन फोक्सिंग कप, यानी मान लो एक जैसे फोक्सिंग कप है, इसके अंदर एक तो फिलामेंट हमने मिड में लगाया है, या फिर इस फोक्सिंग कप के फिलामेंट इसके साइड के अंदर लगाया है, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, अलग अलग आएगी। क्यों? देखो इस इधर वाले इसके जो बॉर्डर है इसके पास में फिलामेंट होने पर इसको अगर फिलामेंट को नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये बीम पर इधर ज्यादा प्रेशर डालेगा और इधर क्या होगा? कम प्रेशर डालेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी साइज और शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किस चीज पर डिपेंड करती है? इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। और इनके आधार पर आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट ये होगा और एपरेंट फोकल स्पॉट ये होगा। अब आप देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल में क्या होगा? थीटा होगा। ये एक यहाँ पर एक क्या बन रहा है? एक राइट एंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस राइट एंगल की सबसे बड़ी भुजा तो क्या कहलाएगी? कर्ण या हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, या ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो थीटा के से लगी हुई जो भुजा होती है ये क्या कहलाती है? आधार कहलाती है, या इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो इस आधार पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे ये जो एल है, लंब है, ये वास्तव में क्या है? आपका एपरेंट फोकल स्पॉट है। ये लंब क्या है? एपरेंट फोकल स्पॉट। और वास्तव में हम फोकल स्पॉट इसे ही तो लेते हैं। तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं हम? फोकल स्पॉट। एल बराबर क्या लिख सकते हैं? फोकल स्पॉट अपॉन के कर्ण। इस एंगल को हम पता कर सकते हैं थीटा। जब एक्सरे ट्यूब का प्रोडक्शन होता है उसी समय जो एनोड को एंगल दिया जाता है वही एंगल है। ये एंगल आपको जो एक्सरे जो ट्यूब है उसके मैनुअल के अंदर मिल जाएगा। आपका एनोड एंगल कितना है ये एंगल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिलामेंट है, फिलामेंट से सामने एकदम से इलेक्ट्रॉन बीम आके गिर रही है, तो इसके आधार पे आपको के का आइडिया भी क्या हो जाएगा कि जो कितना हो सकता है। इसको भी हम मेजरेबल है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इस आधार पे आपका फोकल स्पॉट क्या होगा? फोकल स्पॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोकल स्पॉट एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा के अगर हम मान देखें, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री साइन। तो देखिए साइन 0 का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का होता है √3/2 और 90 डिग्री का होता है 1। अगर आप इनको सोल्व करके देखोगे तो 0 से इधर की ओर जाओगे तो ये मान कंटिन्यूसली क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइन थीटा मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि फोकल स्पॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। फोकल स्पॉट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा। अब देखो मान लो 6 डिग्री का एनोड एंगल हो, हमने बताया ये एनोड एंगल। अगर इस एनोड एंगल को हम 6 डिग्री का लें या 16.5 डिग्री का लें
या 20 डिग्री का लें, तो अगर हम इनके ऑर्डर ऑफ फोकल स्पॉट, इनके फोकल स्पॉट का क्या ऑर्डर होगा, क्या क्रम होगा, अगर ये पता करें तो वो क्या होगा, वो होगा फोकल स्पॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। और हम फोकल स्पॉट की बात करते हैं तो एपरेंट फोकल स्पॉट की बात करते हैं। इसके अंदर ये जो हम व्यू पॉइंट किसका, पेशेंट की व्यू पॉइंट से, तो ये n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे L का ऑर्डर क्या होगा, L का ऑर्डर होगा ये 20 डिग्री का फोकल स्पॉट जो एपरेंट फोकल स्पॉट या इफेक्टिव फोकल स्पॉट से ज्यादा होगा, उससे कम 16.5 डिग्री का, और उससे कम 6 डिग्री का। डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में 6 से 20 डिग्री के मध्य फोकल स्पॉट होते हैं, 6 से 20 डिग्री के मध्य। एक चीज और, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था फोकल स्पॉट है, जैसे हमने 0.3 mm लिख लिया, इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, 0.6 mm हो गया, या 1 mm हो गया, या 2 mm हो गया। ये होते तो एरिया है, लेकिन जनरली हम इनको ऐसे लिखते हैं 0.3 mm, 0.6 mm, 1 mm, 2 mm, ये हो गया। एक चीज और होती है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट। फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट, फ्रैक्शन यानी क्या होता है, भिन्न होता है, जैसे 4/5 हो गए, 6/7 हो गया, ये क्या होती है, ये भिन्न होती है, ये फ्रैक्शंस होती है। तो वो फोकल स्पॉट जो 1 मिलीमीटर से नीचे है, लेस देन 1 मिलीमीटर, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट कहलाता है। उपयोग क्या होता है, मेमोग्राफी के अंदर हम फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट के काम में लेते हैं। मेमोग्राफी जहां पे आपको पता है ब्रेस्ट इमेजिंग की जाती है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन होते हैं, उन माइक्रो कैल्सिफिकेशन की इमेज ली जाती है, छोटे साइज में होते हैं, तो उनके लिए हम जो फोकल स्पॉट है वो स्मॉल लेते हैं। कैसे, उसके अंदर स्मॉल फोकल स्पॉट है जो मेमोग्राफी के अंदर, उसकी साइज हम लेते हैं 0.1 mm, और लार्ज फोकल स्पॉट है, इसकी साइज हम लेते हैं 0.3 mm। तो जैसे 0.3 mm है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, 3/10, यानी फ्रैक्शन के रूप में हो गया। तो मेमोग्राफी के अंदर फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट काम में लिया जाता है। ये आपका लाइन फोकस प्रिंसिपल का चैप्टर कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।